गुड मॉर्निंग। चलो आज बूढ़ी काकी, ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया पाठ करते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में और निधन 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद जी को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, 9वीं क्लास तक पढ़ चुके हैं। उनके बारे में उनकी कई रचनाएं हम पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके कथानकों में अक्सर ग्रामीण वर्ग का चित्रण हुआ करता था। ऐसी ही एक कहानी है बूढ़ी काकी, ये उसका शीर्षक है, जो एक ऐसा पात्र है जो असहाय है, जिसका किसी एक दूर के भतीजे के अलावा दुनिया में कोई नहीं है, और वो ग्रामीण महिला थी, अपनों पर भरोसा करने वाली। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने उस दूर के भतीजे को दे दी थी, और उसके बाद वो भतीजा और उसकी पत्नी खास करके वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका चित्रण है इसमें। लेकिन एक पात्र ऐसा भी है, छोटी सी बच्ची का, जो काकी का दुख समझती है और उसकी सहायता करती है। तो यही कहानी है, ये पाठ का सार है। तो पहले हम देखेंगे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। पुनरागमन, वापस आना। प्रतिकूल, विरुद्ध। सब्ज बाग, झूठे वायदे या झूठे सपने। विद्वेष मतलब बैर या विरोध। संताप, मानसिक दुख या कष्ट। आर्तनाद, दुख भरी चीख या दुख से किसी को बुलाना। रक्षागार, सुरक्षित जगह। लोलुपता, लोभ। स्वार्थानुकूलता मतलब अपने स्वार्थ के अनुसार कोई काम करना। आरोपण, स्थापित करना। विस्मयपूर्ण, आश्चर्य होना। रसास्वाद, आनंद लेना, रस का आनंद लेना। अपशकुन, बुरा शकुन। उकड़ू, घुटने मोड़कर बैठना। कूढ़ना, मन ही मन दुख करना। पश्चाताप, पछतावा। तिल मिलाना, विकल होना। निर्लज्जता यानी बेशर्मी। दीनता, गरीबी, बुरी हालत या कष्टपूर्ण दशा। करुणा, दया। अधीर, बेचैन। क्षुधा, भूख। खुरचन मतलब बची खुची, खुरच कर इकट्ठी की हुई चीज। अभिप्राय मतलब तृष्णा, प्यास। स्वादेंद्रिय, स्वाद का आनंद लेने वाली इंद्रियां। सत्यानाश, संपूर्ण विनाश। स्वार्थपरता मतलब खुद गर्जी। कंठावरुद्ध, गला भराना। सद इच्छाएं मतलब आशीर्वाद देना, अच्छी इच्छाएं करना। ये तो हुए पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द। अब पहले लेते हैं छोटे छोटे प्रश्न जवाब। 2 या 3 वाक्यों में जवाब लिखिए। पहला प्रश्न है, बूढ़ी काकी कब रोती थी? बूढ़ी काकी को रोना तब आता था
जब उसके घर वाले उसके विरुद्ध में कोई काम करते। बूढ़ी काकी का अब सिर्फ जीभ का स्वाद बाकी रह गया था, इसलिए उसे खाना पीना बहुत अच्छा लगता था। तो उसको जब खाना कम मिलता था, बेस्वाद मिलता था, तो वह रो देती थी। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? लड़के बूढ़ी काकी की असहाय अवस्था देखकर उनको चुटकी काटकर भाग जाते थे। कोई पानी की कुल्ली कर देता था, कोई धक्के मारकर भाग जाता था। इस तरह लड़के उनको सताते थे। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी। बूढ़ी काकियों जहाँ बैठी थी वहाँ उसे पूड़ियों और मसालों की सुगंध आ रही थी, तो वह बेचैन हो जाती थी। उसकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली गरम गरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगती थी। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलें चाटते देखकर रूपा को बहुत बुरा लगा और वह थाली में भोजन परोस कर ले आई और कहने लगी, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो और प्रार्थना करो कि भगवान मेरा अपराध क्षमा कर दे। आप भी मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली? बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा था, दूर का। उसने बूढ़ी काकी से बड़े बड़े वादे किए, उनका बुढ़ापा संभालेगा, उनका ध्यान रखेगा इत्यादि सब। उनको बड़े बड़े वादे करके उनसे उनकी संपत्ति हथिया ली। अब एक एक वाक्य में उत्तर। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूरियां बन रही थी? बुद्धिराम के बड़े लड़के की सगाई होने वाली थी, यही उत्सव था, इसी कारण उनके घर में पूरियां बन रही थी। बूढ़ी काकी को कहाँ बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। बूढ़ी काकी को जहाँ पूरियां तली जा रही थी उस कढ़ा के पास बैठकर रूपा बहुत गुस्से हो गई। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़ियाँ देने जाना था, ये सोच सोच कर लाडली को नींद नहीं आ रही थी। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? बुढ़ापे में बूढ़ी काकी के तमाम इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय यानी जीभ ही केंद्र थी। रूपा की आंख खुलने पर उसने क्या देखा? रूपा की आंख खुलने पर उसने देखा कि जूठे पत्तलों के पास बैठी हुई बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियाँ उठा उठा कर खा रही हैं। कौन सा दृश्य देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया? बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलें चाटते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। बूढ़ी काकी कैसे खाना खा रही थी? बूढ़ी काकी किसी भोले बच्चे की तरह सब कुछ भूलकर खाना खा रही थी। लाडली की पूड़ियों का काकी पर क्या असर हुआ? जैसे थोड़ी सी वर्षा की बूंदें तप्त धरती को ठंडक पहुंचाती है, कुछ वैसा ही असर बूढ़ी काकी पर हुआ। बूढ़ी काकी पर अनुराग
बुद्धिराम के परिवार में से किसको था? बुद्धिराम के संपूर्ण परिवार में से केवल बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली का ही बूढ़ी काकी पर अनुराग था। ये हुए कुछ छोटे प्रश्न। वैसे आप इन सारे प्रश्नों का आपकी तरह भी जवाब लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी तरह का बोला जाए, जो हम पढ़ाते हैं वही, पर कुछ आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। कहते हैं बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य अक्सर बच्चा बन जाता है। वह बच्चों जैसी हरकतें तो करता ही है, पर उसका मन उसी तरह भोला भाला हो जाता है। हृदय भी बच्चों जैसा ही हो जाता है। हाँ, उसके शरीर के अंग भी ढीले हो जाते हैं। बुढ़ापा, जवानी जितना जोर तो उसमें नहीं रहता। दांत गिर जाते हैं, चलने में तकलीफ होती है। मतलब वो हर तरह से, मन से, शरीर से बच्चे जैसा बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। जैसे बच्चे पर मान अपमान का या ऐसी किसी बात का असर नहीं होता, वैसे अक्सर देखा गया है कि बूढ़े लोगों पर भी इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश क्रियाएं समान होती हैं। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि बूढ़ों की और बच्चों की, मतलब लड़कों की सोच में बहुत अंतर होता है, शारीरिक क्षमता में अंतर होता है, मानसिकता में भी अंतर होता है। बूढ़े बहुत कुछ जीवन देखकर फिर उसके अनुसार ढल जाते हैं, और लड़कों को जीवन अभी देखना होता है। उन्हें किसी बात के परिणाम की ज़्यादा कुछ समझ नहीं होती, जबकि बूढ़े लोग परिणाम जानते हैं, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। जबकि बच्चे, लड़के ये सब नहीं करते। इसलिए दोनों के विचारों में अंतर का कारण ही दोनों में टकराव का कारण हो सकता है। यही कारण है दोनों के स्वाभाविक विरोध। अब सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। तो हम सीधा विधान ही पूर्ण करेंगे। बुद्धिराम के घर पूड़ियाँ बन रही थी। उसके 3 कारण हैं। लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था, लड़के मुखराम की शादी हो रही थी, लाडली का जन्मदिन था। तो इसमें होगा बुद्धिराम के घर पूड़ियाँ बन रही थी, क्योंकि लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था। दूसरा है, घी और मसालों की सुगंध ने बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था। तो उसका जवाब है, घी और मसालों की सुगंध ने बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। थोड़ी पूड़ियाँ काकी की क्षुधा को और बढ़ा रही थी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति। बूढ़ी काकी में स्पर्श या स्वाद की चेष्टा शेष बची थी।
जवाब आएगा स्वाद। बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भांजा था, भतीजा था। बूढ़ी काकी को डैश बेचैन करती थी, भूख या निंद्रा। भूख। खाली जगह ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बूढ़ी काकी के लिए बचा कर रख दी थी। रूपा या लाडली। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ रख दी थी। रूपा खाली जगह की पत्नी थी। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बूढ़ी काकी को घी और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी, तो घी और मसाला खाली जगह में आएगा। अब सही विकल्प चुनना है। लाडली बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ देना चाहती थी, परंतु उसे किसका डर सता रहा था? माँ का, चाची का, भैया का या भाभी का? तो माँ का। बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल फूली पूड़ियाँ क्या कर रही थी? नाच रही थी, सिर दर्द कर रही थी, इनकार कर रही थी, दंड दे रही थी। तो क्या आएगा? नाच रही थी। बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी? भावना का, सुरक्षा का, भक्ति का? दिए गए में से कोई नहीं, तो उसमें था सुरक्षा का। लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है? भाव, स्वार्थ, विद्रोह या विद्वेष? तो आएगा विद्वेष। किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी? रूपा, बुद्धिराम, लाडली या श्यामा? तो जवाब आएगा लाडली। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। यह वाक्य कौन कहता है? बूढ़ी काकी, लाडली, रूपा या बुद्धिराम? तो यह वाक्य रूपा कहती है। आगे व्याकरण देखेंगे।